की शुरुआत स्पेशल एडिशन ये वॉर वाला हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि देखिए इधर अमेरिका ने ईरान को फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है। आज रात खास तौर पर ईरान पर एक सबसे बड़ा हमला होने वाला है, क्योंकि अमेरिका ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि ईरान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और अब ईरान में सबसे बड़ा हमला कर उसके मिसाइल ठिकाने और सीक्रेट बंकर को भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो सवाल यह है कि क्या माना जाए, ईरान के लिए आज की रात क्या कयामत की रात साबित होने वाली है? ना अमेरिका रुक रहा है, ना ईरान झुक रहा है और इसी टकराव के बीच मिडिल ईस्ट में जंग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान के IRGC के ठिकानों पर लगातार हमले कर रहे हैं। फाइटर जेट्स, मिसाइल डिपो और सीक्रेट अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन अब एक बड़ा ऐलान हुआ है जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी, क्योंकि आज की रात ईरान पर भारी पड़ने वाली है। ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा। ईरान बनाम अमेरिका के महासंग्राम का फैसला हो जाएगा। क्या आज मिडिल ईस्ट की जंग की दिशा तय हो जाएगी? क्या ईरान पर गिरने वाला है मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स? ईरान और अमेरिका के महासंग्राम के बीच कयासों का बाजार गर्म है। कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या आज की रात ईरान के लिए कयामत की रात होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने दावा किया है कि आज रात ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया जाएगा। ईरान के मिसाइल लॉन्चर और मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रीज को टारगेट किया जाएगा। अब सवाल है कि जब अमेरिका का टारगेट ईरान की मिसाइल सिटी है, तो क्या इस टारगेट को हिट करने के लिए मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जाएगा? माना जाता है कि किसी भी अंडरग्राउंड और बड़े इलाके को तबाह करने के लिए इसी तरह से भारी भरकम बम का इस्तेमाल किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अगर ईरान के भूमिगत बंकर या सुरंगों को नष्ट करना हुआ तो अमेरिका मदर ऑफ ऑल बम जैसे भारी बम का इस्तेमाल कर सकता है। इसके साथ ही अमेरिका ने यूरोप के सैन्य ठिकानों पर B-1 बम वर्षक विमान तैनात किए हैं, जिससे बड़े ऑपरेशन की अटकलें बढ़ी। लेकिन उससे पहले अमेरिका ने ईरान को सरेंडर करने का अल्टीमेटम भी दे दिया है। हालांकि मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने साफ कहा कि ईरान किसी भी दबाव के आगे झुकेगा नहीं। उन्होंने कहा कि ईरान ना तो इजराइल और ना ही अमेरिका के सामने सरेंडर करेगा। अमेरिका और इजराइल ने एक सप्ताह के भीतर ईरान के अंदर 7,000 से अधिक बम गिराकर 360 से अधिक ठिकानों को ध्वस्त किया। अमेरिका का मिशन फिक्स है, ईरान की तबाही तक ऑपरेशन जारी रहेगा और ईरान का भी संकल्प है, जब तक मरेंगे नहीं तब तक हथियार डालेंगे नहीं। यानी अमेरिका अब ईरान की तबाही का अगला चैप्टर कभी भी शुरू कर सकता है, क्योंकि ईरान किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं करने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब आपको बताते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक गैर परमाणु हथियारों में शुमार है GBU-43B मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट, जिसे आमतौर पर मदर ऑफ ऑल बम कहा जाता है। क्या है इसकी खासियत, आइए आपके सामने रखते हैं। करीब करीब 9,800 किलोग्राम वजनी बम अपने अंदर लगभग 8,480 किलोग्राम विस्फोटक लेकर चलता है। इसका धमाका इतना जबरदस्त, इतना खतरनाक होता है कि इसकी ताकत करीब करीब 11 टन TNT के बराबर मानी जाती है। ब्लास्ट का असर लगभग 1 मील तक महसूस किया जा सकता है। ये बम खास तौर पर दुश्मन की खुफिया सुरंगों और मजबूत बंकरों को तबाह बर्बाद करने के लिए बनाया गया है। इसकी खासियत यह भी है कि ये जमीन से टकराने से पहले ही हवा में विस्फोट कर देता है। हवा में होने वाला ये धमाका बड़े इलाके में दबाव की घातक लहर पैदा कर देता है और इससे ही जमीन के ऊपर ही नहीं बल्कि जमीन के नीचे छिपे जो ठिकाने होते हैं वो भी तबाह हो जाते हैं। इतना ताकतवर इसे यहाँ पर माना जाता है। आपको ये भी बता दें, ये गैर परमाणु हथियारों में इसकी ताकत और तबाही का पैमाना इसे बेहद खतरनाक बना देता है और यही वजह है कि इसे दुनिया के सबसे ताकतवर नॉन न्यूक्लियर बमों में गिना जाता है। देखने के बाद सवाल ये है कि क्या मिडिल ईस्ट में जंग अभी लंबी चलने वाली है क्या? क्योंकि अमेरिका ने ईरान को जितना कमजोर समझा था वो उससे उल्टा ही निकला। अब इसी के बाद अमेरिका अपनी रणनीति में बदलाव कर रहा है। एक तरफ ईरान लगातार हमलावर है तो वहीं अमेरिका भी अब जंग के दूसरे पड़ाव में और ज्यादा अग्रेसिव होता चला जा रहा है। अब इसी के लिए ट्रंप ने मिडिल ईस्ट की जंग में समंदर के तीसरे महाबली को उतार दिया है। कौन है ये महाबली, इस रिपोर्ट में आप देखिए। पहले USS अब्राहम लिंकन, फिर USS गेराल्ड R. फोर्ड और अब USS जॉर्ज H.W. बुश की एंट्री।
मिडिल ईस्ट की जंग हर रोज विध्वंसक होती जा रही है। इजराइल आसमान से ईरान पर बम वर्षा कर रहा है तो अमेरिका समंदर से ईरान को तबाह करने में जुटा है। ट्रंप ने अब तक युद्ध में समंदर के 2 महाबली यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड को उतारा था, लेकिन अब तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश भी जंग के लिए निकल चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी नौसेना का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश जल्द अटलांटिक पार कर पूर्वी भूमध्य सागर की ओर बढ़ेगा। इस एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर ने हाल ही में अटलांटिक महासागर में अपनी अंतिम ट्रेनिंग एक्सरसाइज पूरी की है, जो अब डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की खासियत आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले समझिए कि आखिर ट्रंप को जंग में तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश क्यों उतारना पड़ा और अमेरिका को दुनिया के सबसे बड़े और एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को क्यों पीछे करना पड़ा। दरअसल ईरान खामनेई की मौत के बाद बदले की आग में जल रहा है। इजराइल समेत पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम हो या फिर फाइटर जेट्स, सबको एक एक कर ईरान नुकसान पहुंचा रहा है। और एक बार फिर ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के सबसे शक्तिशाली वॉरशिप अब्राहम लिंकन पर हमला कर उसे तबाह कर दिया है। बाकायदा इसका वीडियो भी ईरान की मीडिया ने जारी किया, जिसमें दावा किया है कि ईरान की एंटी-शिप मिसाइल ने अमेरिका के वॉरशिप पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से युद्धपोत को अपनी पोजीशन बदलनी पड़ी। हालांकि अमेरिका यूएसएस अब्राहम लिंकन पर अटैक की खबर को गलत बता रहा है, लेकिन अगर ईरान के दावों में थोड़ी भी सच्चाई है तो यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि अमेरिका का युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन CVN-72 को तैरता हुआ शहर कहा जाता है। इसमें स्प्रुएंस, माइकल मर्फी और फ्रैंकी पीटरसन जूनियर जैसे डिस्ट्रॉयर्स लगे हुए हैं। इसमें 5680 सेलर्स और एयर विंग मेंबर्स रहते हैं। ये 1000 फीट लंबा और 1 लाख टन वजनी है। इस पोत पर हर वक्त 90 लड़ाकू विमान हमेशा तैनात रहते हैं। इनमें F-18 हॉर्नेट या F-35 लाइटनिंग II जैसे दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान भी हैं। अमेरिकी नौसेना की बादशाहत के लिए जंगी बेड़ा सबसे बलशाली माना जाता है। अमेरिका का यह समुद्री बेड़ा पहले दक्षिण चीन सागर में तैनात था, मगर 26 जनवरी 2026 से इसकी तैनाती खाड़ी के समंदर में की गई। और अब मिडिल ईस्ट की इस जंग में जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश भी खाड़ी में पहुंच जाता है तो ईरान के आसपास अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात हो जाएंगे। माना जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ ऑपरेशन में भी हिस्सा ले सकता है। ईरान के खिलाफ अमेरिका के तीसरे वॉरशिप की तैनाती मिडिल ईस्ट में और भी भीषण जंग का संकेत दे रही है, क्योंकि ट्रंप कई बार कह चुके हैं ईरान पर सबसे बड़ा हमला अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो लिंकन के बाद अब हो गई है बुश की एंट्री। आइए अब आपको बताते हैं यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश एयरक्राफ्ट आखिर है क्या, इतना खतरनाक इसे क्यों माना जाता है, क्या है इसकी खासियत। अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह है कि ये निमिट्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसकी अगर लंबाई की बात की जाए तो 333 मीटर इसकी लंबाई बताई जाती है। वजन आप इसका जान लीजिए, 1 टन से ज्यादा इसका वजन होता है। रफ्तार 55 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। मिसाइल और सेंसर सिस्टम से लैस होता है। 70 से ज्यादा लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर यहां पर तैनात होते हैं। वॉरशिप पर आपको यह भी जान लेना चाहिए कि 5000 से ज्यादा क्रू मेंबर्स एक साथ हो सकते हैं। इतना ये यहाँ पर विशाल होता है और इसीलिए इसकी तैनाती इस वॉर के लिए खास तौर पर एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है, ये माना जा रहा है। इधर मिडिल ईस्ट में जंग का आज 8वां दिन हो चला है। ना ईरान झुकने को तैयार है और ना ही ट्रंप अब पीछे हटने को तैयार है। उल्टे ट्रंप ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि ईरान बिना शर्त के सरेंडर कर दे। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो अमेरिका ईरान को पूरी तरह से खत्म कर देगा। अमेरिका ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि उनके पास इतनी ताकत, इतनी फोर्स है जो ईरान का नक्शा दुनिया से मिटा सकती है। ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम। सरेंडर ही अंतिम विकल्प। ईरान का टाइम ओवर हो गया। अमेरिका ईरान के बीच महायुद्ध सबसे खौफनाक दौर में पहुंच गया है। ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों से बेपरवाह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उसे खत्म करने की शपथ ली है।
राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि उनकी वीर सेनाओं ने दुश्मन देश ईरान को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। ईरान के तमाम बड़े नेताओं को मार दिया गया है, उनकी दूसरी जनरेशन को खत्म कर दिया गया और तीसरी जनरेशन भी अमेरिका के टारगेट पर है। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका और इजराइल के कातिल बमों ने ईरान को खंड खंड कर दिया। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने वीडियो जारी कर दावा किया कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के पहले हफ्ते में ही अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर 300 से ज्यादा टारगेट पर हमला किया और यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान अपने घुटनों पर नहीं आ जाए। ईरान बेशक मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर अपना बदला निकाल रहा हो, लेकिन अमेरिकी रणनीतियों के आगे ईरान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। अमेरिकी रक्षा मंत्री का दावा है, हम सब कुछ ट्रैक कर सकते हैं। ईरान को किसी गलत फहमी में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास दुनिया की सबसे ताकतवर फोर्स है और सबसे मजबूत टेक्नोलॉजी। हालांकि ईरान की तरफ से भी अमेरिकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। अपनी रणनीति बदलते हुए ईरान ने मोज़ेक स्ट्रेटेजी अपनाई है। ईरान की रणनीति है कि सिर्फ हमलावर देश से लड़ना हार की वजह बन सकता है, इसलिए पूरे इलाके को निशाना बनाए रखा जाए। हालांकि ट्रंप का तो दावा यह भी है कि ईरान पर आज की रात कयामत टूटेगी और इतना जोरदार हमला होगा कि ईरान के पुश्ते भी याद रखेंगी। लेकिन जिस तरह से ईरान ने घेराबंदी की है, उससे अमेरिका और इजराइल का इस युद्ध से निकलना फिलहाल आसान नहीं लगता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब इस महायुद्ध से जुड़ा हुआ एक बड़ा सवाल है। सवाल ये कि क्या इस जंग में पुतिन की एंट्री हो गई है? क्या ईरान को मॉस्को से इस वक्त हथियार मिल गए हैं? क्या खाड़ी युद्ध अब पुतिन वर्सेस ट्रंप हो गया है? ये सवाल युद्ध के 8वें दिन क्यों उठ रहा है? अगर रूस ने एंट्री ले भी ली तो युद्ध और ज्यादा भीषण हो जाएगा। क्या है ये पूरी खबर? ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिसका डर था वही हुआ। खाड़ी युद्ध में रूस के कदम रखने के संकेत मिल रहे हैं। अब तक जो पर्दे के पीछे था, अब वो क्रिस्टल क्लियर होता दिखाई दे रहा है। ईरान के समर्थन में उतरा रूस। ईरान को इंटेलिजेंस मुहैया करवा रहे हैं पुतिन। क्या ईरान की ताकत का राज रूस है? खाड़ी देशों में जहां जहां अमेरिका के बेस हैं, वहां ईरान की मिसाइलें गिर रही हैं। अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया जा रहा है। न सिर्फ यूएस बेस बल्कि पोर्ट पर भी ईरान जोरदार अटैक कर रहा है। सवाल ये कि क्या ईरान की इस ताकत की वजह रूस है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ईरान को अमेरिकी सेनाओं के ठिकानों की जानकारी दे रहा है, अमेरिकी सेनाओं पर हमले के लिए टारगेटिंग इंटेलिजेंस मुहैया करवा रहा है। रूस ईरान को भी बता रहा है कि अमेरिका के वॉरशिप्स और एयरक्राफ्ट की लोकेशन कहां है। 3 अमेरिकी इंटेलिजेंस से जुड़े अधिकारियों ने बताया है कि युद्ध शुरू होने के बाद से रूस ये डेटा ईरान को दे रहा है। ये पहली बार है जब अमेरिका के बड़े प्रतिद्वंदी रूस का ईरान युद्ध में इनडायरेक्ट शामिल होने का संकेत मिला हो। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जोरदार हमले के बाद ईरानी सेना की अमेरिकी ठिकानों का पता लगाने की क्षमता कमजोर हो गई थी, जिसके बाद उसने रूस की मदद ली। इतना ही नहीं, बीती रात पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से भी फोन पर बात की थी। पुतिन ने खामेनेई की मौत पर शोक जताया और कहा कि वो अरब देशों के सहयोग परिषद के नेताओं से निरंतर संपर्क में है। तो वहीं ईरान के राष्ट्रपति ने रूस की एकजुटता के लिए धन्यवाद दिया। यानी साफ होता दिखाई दे रहा है कि यूक्रेन युद्ध में नाटो से टक्कर लेने वाले पुतिन अब यहां भी अमेरिका के खिलाफ ईरान की मदद के लिए उतर गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर अमेरिका की भी नजर है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा है कि ट्रंप जानते कि कौन किससे बात कर रहा है। अमेरिका हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। हेग्सेथ ने यह भी संकेत दिया है कि अमेरिकी प्रशासन रूस और ईरान के बीच किसी भी तरह के सहयोग को गंभीरता से ले रहा है। आपको बता दें कि रूस ईरान के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी है, जिसमें सैन्य, परमाणु और आर्थिक सहयोग शामिल है। ईरान ने रूस को यूक्रेन युद्ध में ड्रोन दिए थे और अब इस जंग में रूस के ईरान को मदद करने की रिपोर्ट ने अमेरिका के गुस्से को 7वें आसमान में पहुंचा दिया है। यानी साफ है कि इस जंग में अभी और बारूद बरसेगा, युद्ध अभी और भीषण होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब इन
तमाम खबरों के बाद सवाल सिर्फ और सिर्फ मिडिल ईस्ट की जंग का नहीं है, बल्कि सवाल पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का भी है। क्योंकि अगर खाड़ी में तेल और गैस के ठिकाने लगातार निशाने पर आते रहे तो इसका सीधा सीधा असर पेट्रोल, डीजल से लेकर गैस सिलेंडर तक हर चीज की कीमत पर पड़ेगा। यानी कि ये जंग सिर्फ मिसाइलों की नहीं, बल्कि ऊर्जा और अर्थव्यवस्था की जंग अब बन चुकी है। और पूरी दुनिया की नजर अब इसी पर है कि खाड़ी का ये संकट आखिर कहां जाकर रुकने वाला है। खाड़ी देशों में अगर कोई असली ताकत है तो वो है वहां के तेल और गैस के विशाल भंडार। दुनिया का 31% से ज्यादा तेल उत्पादन इन्हीं पश्चिमी एशियाई देशों से होता है। लेकिन अब यही तेल और गैस युद्ध का सबसे बड़ा हथियार बनता जा रहा है। 27 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया। इसके बाद ईरान ने सीधे खाड़ी देशों के ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। सबसे बड़ा हमला हुआ सऊदी अरब में। सऊदी अरामको की राज तनूरा रिफाइनरी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरीज में से एक है, ईरानी ड्रोन और मिसाइलों का निशाना बनी। हमले के बाद रिफाइनरी में आग लग गई और एहतियात के तौर पर पूरा ऑपरेशन बंद करना पड़ा। यही नहीं, सऊदी अरब के शायबाह ऑयल फील्ड की ओर बढ़ रहे करीब 20 ईरानी ड्रोन भी मार गिराए गए। कतर भी ईरान के निशाने पर आ गया। दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी निर्यात केंद्र रास लफान गैस कॉम्प्लेक्स को ड्रोन हमले के बाद बंद करना पड़ा। ये वही जगह है जहां से दुनिया की करीब 20% गैस सप्लाई होती है। इतना ही नहीं, बहरीन की अवाली रिफाइनरी, यूए के मुसाफह और फुजैरा ऑयल टर्मिनल भी हमलों की चपेट में आए। इन हमलों का असर अब पूरी दुनिया पर दिख रहा है। ग्लोबल मार्केट में गैस की कीमतों में करीब 45% उछाल और कच्चे तेल की कीमतों में भी तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लेकिन सवाल यह है कि ईरान खाड़ी देशों को ही क्यों निशाना बना रहा है? खासकर तेल और गैस डिपो को ही ईरान निशाना क्यों बना रहा है? जानकारों का मानना है कि इसके पीछे ईरान की बड़ी रणनीति है। ईरान जानता है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था तेल और गैस पर टिकी है। अगर खाड़ी देशों का उत्पादन रुकता है तो पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट खड़ा होगा। और जब तेल गैस के दाम आसमान छूने लगेंगे तो दुनिया के देश अमेरिका पर युद्ध रोकने का दबाव बनाएंगे। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि अगर युद्ध की वजह से तेल के दाम बढ़ते हैं तो बढ़ने दें। उनका कहना है कि ईरान के खिलाफ अभियान किसी भी कीमत पर नहीं रोका जाएगा। यानी अमेरिका ईरान के खात्मे तक युद्ध के मूड में है। लेकिन खाड़ी देश अब अमेरिका के इस प्लान को पूरी तरह समझ चुके हैं। अमेरिका ने महायुद्ध में खाड़ी देशों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। ईरान से युद्ध में खाड़ी देशों को काफी आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। और अब तो ईरान ने भी यह कह दिया है कि अब इजराइल और अमेरिकी बेस को छोड़कर किसी और देश पर हमला तब तक नहीं होगा जब तक वहां से ईरान पर हमले नहीं होंगे। इतना ही नहीं, ईरान ने इस महायुद्ध के दौरान ईरानी हमले से हुए नुकसान के लिए भी पड़ोसी देशों से माफी मांगी है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या ये पावर वॉर दुनिया को एक बड़े आर्थिक संकट की ओर धकेल देगा? मिसाइलों और ड्रोन की ये जंग अब सीधे दुनिया की अर्थव्यवस्था को निशाना बना रही है। और अगर खाड़ी में तेल और गैस के उत्पादन पर ऐसे ही हमले जारी रहे तो इसका असर दुनिया के हर देश और हर जेब पर पड़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच दुनिया की नजर एक बेहद अहम समुद्री रास्ते पर टिक गई है और वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है और अगर यहाँ जरा सा भी टकराव बढ़ता है तो इसका सीधे सीधे वैश्विक अर्थव्यवस्था और तेल की कीमतों पर असर पड़ सकता है। तो आखिर कितना महत्वपूर्ण है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और क्यों इसे दुनिया की सबसे खतरनाक ऑयल चेक पॉइंट यहाँ पर कहा जाता है, इस रिपोर्ट में समझते हैं। खाड़ी देश से तेल का सबसे अहम चोक पॉइंट ओमान और ईरान के बीच स्थित करीब 33 किलोमीटर चौड़ा समुद्री रास्ता, यही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। लेकिन इस रास्ते से अमेरिका, इजराइल और यूरोपीय देशों की एंट्री ईरान ने बंद कर दी है। वो भी तब जब यहां से हर दिन करीब 1.5 करोड़ बैरल कच्चा तेल दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाता है। मिडिल ईस्ट के बड़े तेल उत्पादक देश सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई और कतर अपने तेल और गैस के टैंकर इसी रास्ते से दुनिया तक पहुंचाते हैं। यहीं से हर दिन करीब 1.5 करोड़ बैरल तेल दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचता है। इसी रास्ते से सबसे ज्यादा तेल चीन को जाता है, जिसकी हिस्सेदारी करीब 33% है।
वहीं भारत करीब 13% तेल इसी रास्ते के जरिए आयात करता है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया की हिस्सेदारी 12%, तो वहीं जापान के करीब 11% है। दूसरे एशियाई देशों को करीब 14% और बाकी दुनिया को 17% तेल यहीं से मिलता है। यानी साफ है, अगर हॉर्मुज में हलचल होती है तो उसका सीधा असर दुनिया की तेल सप्लाई और कीमतों पर पड़ता है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता का समय चीन के लिए है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे बड़ा तेल आयातक देश चीन अपने आयात का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से मंगाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने ईरान से सीधे बात की है ताकि किसी भी हालात में उसकी तेल सप्लाई बाधित ना हो। चीन की चिंता इसलिए भी बढ़ी हुई है क्योंकि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हुआ तो सबसे बड़ा झटका एशियाई अर्थव्यवस्थाओं को लगेगा। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने के साथ ही ईरान ने भी अपने सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक कार्ड का संकेत दिया है कि जरूरत पड़ने पर इस रास्ते को बाधित कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया के करीब 20% तेल सप्लाई पर सीधा असर पड़ेगा। यही वजह है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश इस समुद्री रास्ते की सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका पहले से ही अपनी नौसेना की मजबूत मौजूदगी बनाए हुए है। अमेरिका की 5th फ्लीट बहरीन में तैनात है और हॉर्मुज स्ट्रेट की निगरानी करता है। अगर ईरान इस रास्ते को बंद करने की कोशिश करता है तो अमेरिका इस इलाके में पहले से बड़ा अटैक कर सकता है। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव बढ़ता है तो सिर्फ तेल तक सीमित नहीं रहेगा। ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतें उछल सकती हैं, शेयर बाजारों में गिरावट आ सकती है, डॉलर और सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव देख सकता है। यानी एक समुद्री रास्ता पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को झकझोर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ठीक एक हफ्ता पहले आज ही के दिन अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर का खात्मा कर दिया था। अयातुल्ला अली खामनेई जब मारे गए तब वो अपने सबसे सुरक्षित बंकर में ही मौजूद थे। अब आपके मन में सवाल होगा कि वो बंकर कैसा था, कैसे बना था और खामनेई कैसे उसमें छिपे हुए थे। अब इसका पूरा का पूरा वीडियो इजराइल ने जारी कर दिया है। खामनेई के बंकर के बारे में ऐसी जानकारी आ गई है जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी, इसीलिए रिपोर्ट देखिए। कुछ इस तरह ट्रंप के दुश्मन नंबर 1 खामेनेई ने अपना बंकर बनाया हुआ था। जमीन के नीचे खामेनेई का सीक्रेट रूम था। तेहरान के घरों के नीचे ये बंकर फैला था। खलीफा को लगा था उस तक कोई पहुंच नहीं पाएगा, लेकिन तभी इजराइल के 50 फाइटर जेट आए। खामेनेई का काम हमेशा के लिए तमाम कर दिया। 28 फरवरी 2026 को इजराइल और अमेरिका ने मिलकर जो जाल बिछाया उसमें हमेशा बहुत सुरक्षित बंकर में रहने वाले खामेनेई बुरी तरह फंस गए। खामेनेई का जो ठिकाना इजराइल ने हमले में तबाह किया उसका वीडियो तो पहले भी जारी किया जा चुका है, लेकिन अब पहली बार खामेनेई का बंकर कैसा था, कितना बड़ा था, मौत के वक्त खामेनेई छिपा कहां था और कितना बड़ा हमला कर खामेनेई को मारा गया, इसका पूरा खुलासा इजराइल की तरफ से किया गया। जो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं ये वो वीडियो हैं जो इजरायली डिफेंस फोर्स ने जारी किया। इसमें पहले तो वो हमला होते दिखाया गया जिसमें खामेनेई की मौत हुई। तेहरान में 28 फरवरी को इसी हमले में ईरान का खलीफा मारा गया था। इजरायल ने बताया खामेनेई के अंडरग्राउंड मिलिट्री बंकर को उड़ाने के लिए 50 इजरायली फाइटर जेट गए थे, जिन्होंने एक के बाद एक बम गिराकर खामेनेई का सबसे सुरक्षित ठिकाना तबाह कर दिया। इसके अलावा आईडीएफ ने 3D एनिमेशन के जरिए भी बताया खामेनेई का आखिरी बंकर कैसा था। दरअसल खामेनेई का ये बंकर सिर्फ इसी बिल्डिंग के नीचे नहीं बल्कि उसके आसपास के कई घरों के नीचे तक फैला था और उसमें सुरक्षा के लिहाज से इलाके के अलग अलग हिस्सों में इसमें एंट्री गेट बनाए गए थे। ईरान का प्लान था कि हमले की आशंका में खामेनेई इसी बंकर के अंदर रहेंगे जिसे अमेरिका कभी भेद नहीं पाएगा, और इसी वजह से सालों की मेहनत के बाद खामेनेई के लिए सबसे सुरक्षित ठिकाना बनाया गया। लेकिन एक चूक से सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। दरअसल 28 फरवरी से पहले अमेरिका और इजराइल ने खामेनेई के लिए जो जाल बिछाया उसमें वो एक साथ फंस गए। हमले से एक दिन पहले इजराइल के बड़े बड़े जनरल ने छुट्टी का नाटक किया। ईरान की जासूसी एजेंसियां इसे सच मान बैठी और अयातुल्ला खामेनेई को लगा कि अब वो सुरक्षित हैं। इसी धोखे में आकर खामेनेई अपने बंकर से उस वक्त बाहर निकले। ठीक उसी वक्त पूरी सटीक जानकारी के बाद इजराइल और अमेरिका ने ऐसा हमला बोला कि खामेनेई को बचने का मौका ही नहीं मिला।
वो भी तब जब ईरान अपनी तरफ से ऐसे हमले से बचने की हर तैयारी कर चुका था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब बात करते हैं युद्ध के बीच असमंजस में फंसे हुए पाकिस्तान की। 6 महीने पहले शहबाज मुनीर ने सऊदी के साथ एक समझौता किया था। इसी के बाद मुस्लिम नेटो की बहस यहां पर छिड़ गई थी और अब उसी नेटो स्टाइल समझौते की अग्नि परीक्षा आ गई है। ईरान सऊदी पर मिसाइलें मार रहा है और पाकिस्तान तमाशा देख रहा है। आखिर अमेरिका और इजराइल का ये युद्ध पाकिस्तान के लिए धर्म संकट क्यों बनता जा रहा है? क्या पाकिस्तान इस जंग में उतरने की तैयारी कर रहा है क्या? इसकी पूरी डिटेल आपके लिए इस रिपोर्ट में है। सऊदी ने लिया इम्तिहान, बुरा फंसा पाकिस्तान, धोखे का बदला लेगा ईरान, इस्लामाबाद में बारूदी तूफान। क्या ईरान की अगली मिसाइल पाकिस्तान पर गिरने वाली है? क्या ईरान का अगला टारगेट शहबाज और मुनीर का मुल्क है? ईरान ने अकेले इजराइल समेत 9 देशों में हड़कंप मचा दिया है। किसी को डिफेंस सिस्टम की याद आ रही है, कोई अमेरिका से बचाव की गुहार लगा रहा है। इस बीच सऊदी अरब ने पाकिस्तान को याद किया है। दरअसल सितंबर 2025 में पाकिस्तान और सऊदी का रक्षा समझौता हुआ था। नाटो स्टाइल समझौते के मुताबिक किसी भी बाहरी हमले की स्थिति में दोनों देश मिलकर मुकाबला करेंगे। किसी एक देश पर हमला दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा। अमेरिका और इजराइल के हमले से अब वो वक्त आ गया है जब ईरान अपनी जवाबी कार्रवाई में सऊदी को भी निशाना बना रहा है। लेकिन पार्टनर पाकिस्तान किसी भी तरह से सऊदी की मदद करने की हालत में नहीं है। पाक फौज पहले ही अफगानिस्तान बॉर्डर पर बुरी तरह पिट रही है। बलूचिस्तान में BLA और खैबर पख्तूनख्वा में TTP ने नाक में दम कर रखा है। अर्थव्यवस्था IMF की मदद और दुनिया भर से मिलने वाली भीख पर चल रही है। इसलिए अब सऊदी को जरूरत पड़ी तो आसिम मुनीर अपनी यही मजबूरी समझाने के लिए रियाद पहुंचे और सऊदी को पाकिस्तान के हालात के बारे में जानकारी दी। पाकिस्तान भले ही मजबूरियां गिना रहा हो, लेकिन ईरानी मिसाइलों की जद में आया सऊदी इस वक्त इमोशन नहीं, एक्शन चाहता है। सऊदी डिफेंस मिनिस्टर प्रिंस खालिद बिन सलमान ने आसिम मुनीर को अपने ऑफिस में रिसीव किया। मुलाकात के बाद एक्स पोस्ट में बताया कि मुनीर के साथ ईरानी हमलों को रोकने पर बात हुई। पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौते के तहत ईरानी हमलों को रोकने पर चर्चा हुई। इस पोस्ट की आखिरी लाइन में ईरान को चेतावनी दी गई है कि वो समझदारी दिखाएं और गलतफहमी में न रहें। मुनीर के साथ तस्वीर और ईरान को धमकी का ये मैसेज। इससे साफ हो रहा है कि आसिम मुनीर ने अमेरिका के दबाव में ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल होने का भरोसा दिया है। दरअसल पाकिस्तान के पास सऊदी को इनकार करने का विकल्प भी नहीं है। पाकिस्तान को 30 से 50% तेल की सप्लाई सऊदी से होती है। सऊदी तेल की रकम चुकाने के लिए 1 से 2 साल का वक्त भी देता है। पाकिस्तान पर सऊदी का करीब 550 अरब रुपए का कर्ज है। ऐसे में सऊदी की मदद सिर्फ समझौते की बात नहीं, पापी पाकिस्तान के लिए पेट का भी सवाल है। भले ही इसके लिए पाकिस्तान को पड़ोसी ईरान की पीठ पर फिर से क्यों न छुरा भोंकना पड़े। ईरान बार बार कह रहा है कि वो मिडिल ईस्ट के किसी देश को निशाना नहीं बना रहा है। वो अमेरिका और इजराइल के ठिकानों को निशाना बनाकर अपना बदला ले रहा है। लेकिन इसके बावजूद एक साथ कई मुस्लिम मुल्क ईरान के खिलाफ घेराबंदी में जुट गए हैं। और हैरानी की बात यह है कि अपनी हैसियत भूलकर पाकिस्तान भी इस आग में घी डालने का प्लान बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब पाकिस्तान के लिए जो असमंजस की स्थिति है, उसके बाद सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान को जंग में उतरकर सऊदी का साथ निभाना पड़ भी गया तो पाकिस्तान का इसके बाद क्या होगा, आइए आपको बताते हैं। देखिए, पूरा पाकिस्तान ईरानी मिसाइलों की रेंज में है। ईरान ने पहले ही पाकिस्तान को सीधी वार्निंग दे दी है। अब सऊदी के लिए पाकिस्तान को सामने आना होगा, लेकिन ईरान के साथ मुनीर का प्रयोग भारी पड़ सकता है। अमेरिकी डिफेंस के बावजूद खाड़ी देश नहीं बच पाएंगे। पाकिस्तान जंग में अगर कूदा तो ईरान जबरदस्त तबाही मचा कर रख देगा, और ये तब है जब ईरान वैसे ही बहुत ज्यादा अग्रेसिव है। तो पाकिस्तान ने ईरान पर एक भी काउंटर अटैक अगर किया तो एक तरफ ईरान की मिसाइलें बरसेंगी, ड्रोन हमले होंगे, तो वहीं दूसरी ओर शहबाज और मुनीर का मुल्क आक्रोश की आग में जल जाएगा। खामनेई के समर्थक पहले ही बहुत नाराज हैं कि पूरा का पूरा इस्लामाबाद जलाने के लिए वो इस वक्त तैयार बैठे हैं। गुस्से में शिया मुसलमान, फिर जलेगा पाकिस्तान। सऊदी से दोस्ती निभाएंगे तब भी मारे जाएंगे, ट्रंप का आदेश मानेंगे तब भी मारे जाएंगे। सऊदी में ईरान अब तक एक नहीं कई हमले कर चुका है। अमेरिकी ठिकानों से आगे बढ़कर तेल रिफाइनरी और एयरपोर्ट पर भी ड्रोन अटैक हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान अब तक पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहा था। खामेनेई की हत्या की निंदा की
और सऊदी के क्राउन प्रिंस से शहबाज शरीफ की बातचीत। पाकिस्तान दोनों तरफ बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब सऊदी ने तलवार खींच दी है। पाकिस्तान को दोनों में से एक को चुनना है। लेकिन इस बीच पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है 4 करोड़ पाकिस्तानी शिया मुसलमान, जो इस वक्त खामनेई की मौत का मातम मना रहे हैं, आक्रोश की आग में जल रहे हैं, ईरान के दुश्मनों के खात्मे की दुआएं कर रहे हैं। ऐसे में एक तरफ सऊदी ने पाकिस्तान से मदद मांगकर उसका भरोसा टेस्ट किया है, तो वहीं दूसरी ओर शिया प्रदर्शनकारी ट्रंप की गुलामी छोड़कर शहबाज और मुनीर को अपनी रीढ़ सीधी करने की नसीहत दे रहे हैं। दरअसल कराची में शिया प्रदर्शनकारियों पर पाक सेना ने नहीं बल्कि अमेरिकी जवानों ने भी फायरिंग की थी, जिसके बाद शिया मुसलमानों का गुस्सा और बढ़ गया है कि आखिर अपने ही देश में उन्हें अमेरिकी फोर्सेस की गोलियां क्यों खानी पड़ रही हैं। पाकिस्तान सरकार के इस गुलामी के खिलाफ और खामेनेई की मौत को लेकर अब शिया महिलाएं भी मोर्चे पर उतर गई हैं। इस्लामाबाद और कराची में महिलाओं ने बड़ा मार्च निकाला। सिंध प्रांत के शिकारपुर में ट्रंप का पुतला फूंक कर विरोध जताया गया और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की गई। सवाल सिर्फ शियाओं का नहीं है, पाकिस्तान की ज्यादातर अवाम ट्रंप और नेतन्याहू के हमले को जायज नहीं मानती। ऐसे में सऊदी का साथ देने के लिए पाकिस्तान का ईरान पर हमला अपने घर में बारूद गिराने जैसा होगा।